हेलो एवरीवन, मैं महिमा त्रिवेदी आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवाली की स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं और अभी हम चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ हो, सेट हो, एनवीएस हो या केवीएस हो, जो भी एग्ज़ाम्स है सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 का भाग 1 सॉल्व कर लिया है और आज हम उसी क्रम में प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 का भाग 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे और साथ ही साथ जहां पर आवश्यकता है वहां पर नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 66। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। विकल्प एक है विश्व में चीन मछली का बृहत्तम उत्पादक है, दूसरा है विश्व में चीन कोयले का बृहत्तम उत्पादक है, तीसरा है विश्व में चीन तांबे का बृहत्तम उत्पादक है और चौथा है विश्व में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उस समय जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, तो उस समय इसको सही माना गया था विकल्प 3 को, लेकिन हम वर्तमान समय पे देख रहे हैं तो इसको देखेंगे। पहला कथन देखते हैं हम, विश्व में चीन मछली का बृहत्तम उत्पादक है। ये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सही है। मछली के उत्पादन में चीन का जो है प्रथम स्थान है। वहीं पर कोयले के भी प्रथम स्थान पर है चीन कोयले के उत्पादन में, और चौथा है चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। जबकि तांबे का बृहत्तम उत्पादक चीन नहीं है बल्कि चिली है। वर्तमान समय में चिली जो है तांबे का बृहत्तम उत्पादक है, चिली के बाद पेरू और तीसरे स्थान पर आता है चीन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। जापान का उद्योग किस स्थानीय कारक के कारण विकसित है। विकल्प 1 कच्चा माल, विकल्प 2 बाजार, विकल्प 3 कुशल श्रमिक, विकल्प 4 है सड़क परिवहन तंत्र। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 कुशल श्रमिक। जापान का उद्योग विकसित होने का प्रमुख जो कारक है वो है कुशल श्रमिक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किसको पूर्व का द्वार कहा जाता है। विकल्प 1 मनीला, विकल्प 2 सिंगापुर, विकल्प 3 कुआलालंपुर, विकल्प 4 है जकार्ता। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 सिंगापुर। सिंगापुर को गेटवे ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पूर्व का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कुछ वर्ष पूर्व घटित ला नीना का प्रभाव इंडोनेशिया के लिए सिद्ध हुआ था। आ है कृषि के लिए वरदान, बा कृषि के लिए अभिशाप, सा व्यापक स्तर पर सूखा और दा है व्यापक स्तर पर जल वृष्टि। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है यहाँ पर ला नीना के संदर्भ में। विकल्प 1 है आ तथा सा, विकल्प 2 है आ तथा दा, विकल्प 3 है बा तथा सा और विकल्प 4 है सा तथा दा। तो यहाँ पर अब इस प्रश्न को ये 2004 में पूछा गया है, तो उस समय ये हाल का रहा होगा इसलिए पूछा गया है, इसलिए अब इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम ला नीना होता क्या है इसको देखेंगे। अल नीनो और ला नीना ये होता क्या है। पहले अल नीनो को देखते हैं। अल नीनो जो होता है एक महत्वपूर्ण मौसम परिघटना है जिसका आविर्भाव दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित पेरू के तटीय भाग में पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो का आविर्भाव होता है। और मुख्य रूप से अल नीनो है क्या, एक महासागरीय धारा है। महासागरीय धारा है। अल नीनो की उत्पत्ति या आविर्भाव जो होती है वो 4 से 5 वर्ष के अंतराल में होती है, प्रत्येक वर्ष नहीं, 4 से 5 वर्ष के अंतराल में। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है। 4 से 5 वर्ष के अंतराल में अल नीनो की उत्पत्ति होती है। अल नीनो जिस वर्ष शक्तिशाली होती है, जिस वर्ष इसका आविर्भाव होता है, ये प्रबल रूप में होती है और यह मुख्य रूप से पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में तो इसकी उत्पत्ति होती है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में जिस वर्ष अल नीनो आती है उस वर्ष सूखे की स्थिति होती है। सूखे की स्थिति
होती है। मुख्य रूप से वहाँ पर स्थित भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये मुख्य रूप से इन देशों में क्या होता है, ये सूखे की चपेट में आ जाते हैं जिस वर्ष एल नीनो आता है। और ला नीना क्या होता है, जब एल नीनो शांत हो जाती है या एल नीनो का प्रभाव जब समाप्त हो जाता है तो ला नीना भी क्या है, एक धारा है। ला नीना सागरीय, प्रतिसागरीय धारा है ला नीना भी। और इसका आविर्भाव कहाँ होता है, इसका आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में होता है। एल नीनो का पूर्वी प्रशांत महासागर में और ला नीना का पश्चिमी प्रशांत महासागर में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसका आविर्भाव होता है। और पूर्वी प्रशांत महासागर में जब एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो द्वारा जितना भी सूखा की स्थिति होती है वो ला नीना के द्वारा, जब ला नीना आती है तो उसके द्वारा वो सूखे की स्थिति जो होती है वो बदल दी जाती है। सूखे की स्थिति बदल दी जाती है। और ला नीना के आविर्भाव के साथ ही पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में क्या होता है कि तापमान की वृद्धि हो जाती है। तापमान की वृद्धि हो जाती है। तापमान की वृद्धि होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होगा। जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो सामान्य से अधिक वर्षा होगी। जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो सामान्य से अधिक वर्षा होगी। और भारत में आने वाले जो मानसून है वह भी मानसून की स्थिति भी अच्छी होगी। ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है वो भी अधिक सक्रिय हो जाता है। जब ला नीना होती है जिस वर्ष, तो उस समय मानसून सक्रिय अवस्था में होता है। और कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखना है कि जब ला नीना होती है तब मानसून के, यदि भारत के संदर्भ पूछता है कि मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ला नीना के आने पर जो होता है मानसून सक्रिय होता है, अच्छी अवस्था में होता है। यहाँ तक कि इतनी बारिश होती है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब ला नीना होती है, ला नीना का प्रभाव जब पड़ता है तब यह सूखे की स्थिति होती है और भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जितने भी ये देश हैं इनमें ये सूखे की चपेट में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई है। विकल्प 1 है 22,183 किलोमीटर, विकल्प 2 है 22,560 किलोमीटर, विकल्प 3 है 22,717 किलोमीटर और विकल्प 4 है 22,930 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है 22,717। वैसे 22,716 है, एग्जैक्ट 22,716 किलोमीटर है। यहाँ पर 17 दिया हुआ है और ये करीब है, इसलिए विकल्प 3 जो है वो मान लिया गया सही। 22,716 है। देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर और भारत की द्वीप सहित, एक होती है स्थलीय और जो मुख्य तटीय क्षेत्र है उनकी, और एक होती है द्वीप सहित। ये है द्वीप सहित है। द्वीप सहित जलीय सीमा जो है वो भारत की है 7,516। ये टोटल हो जाती है 22,716 किलोमीटर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? विकल्प 1 उत्तरकाशी, विकल्प 2 है चमोली, विकल्प 3 पिथौरागढ़ और विकल्प 4 है अल्मोड़ा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4, अल्मोड़ा जिला जो है उत्तराखंड का, वो सीमा से, तिब्बत की सीमा से नहीं लगा हुआ है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पश्चिम घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विकल्प 1 शिवालिक श्रेणियाँ, विकल्प 2 है सह्याद्री श्रेणियाँ और विकल्प 3 पीर पंजाल, विकल्प 4 है विंध्य श्रेणियाँ। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 सह्याद्री श्रेणियाँ। पश्चिम घाट को सह्याद्री श्रेणियों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। उत्तरांचल की प्रसिद्ध दून घाटी स्थित है। विकल्प 1 काराकोरम तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, विकल्प 2 है जोजिला तथा कारगिल के मध्य, विकल्प 3 है लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य और विकल्प 4 है सतलज घाटी में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य। उत्तराखंड की प्रसिद्ध दून घाटी जो है वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी से कह सकते हैं। मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य पाई जाती हैं जो घाटियाँ, उनको पश्चिम में इन घाटियों को मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य जो घाटियाँ पाई जाती है उनको पश्चिम भाग में द्वार के नाम से दून के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में इन्हें दून के नाम से जाना जाता है और पूर्व भाग में या पूर्व में इन्हें द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, ये सब इसी प्रकार के मैदान हैं जिनको पश्चिम में दून घाटी और पूर्व में द्वार कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत का सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ हैं। विकल्प 1 है गंगा यमुना चेनाब, विकल्प 2 है घाघरा चंबल गंडक, विकल्प 3 है कोसी तिस्ता और सतलज, विकल्प 4 है सिंधु ब्रह्मपुत्र अरुण। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 सिंधु ब्रह्मपुत्र और अरुण। भारत की सिंधु ब्रह्मपुत्र और अरुण जो है ये पूर्वगामी नदियों के अंतर्गत आती हैं। पूर्वगामी नदियाँ क्या होती हैं ये देख लेते हैं। वे नदियाँ जो स्थलखंड के उत्थान के बाद भी अपना मार्ग बदलती नहीं हैं, वो पूर्वगामी नदियाँ कहलाती हैं। अर्थात मार्ग में यदि यह स्थलखंड में उत्थान होने के बाद भी वो अपना मार्ग चेंज नहीं कर रही हैं, पूर्ववत उसी प्रकार से उसी स्थान से वो बह रही हैं, तो उन नदियों को हम पूर्वगामी नदियाँ कहते हैं या पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, जिसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण, गंगा, घाघरा, काली गंडक आदि नदियाँ शामिल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प 1 दामोदर गंगा की सहायक नदी है, विकल्प 2 दामोदर हुगली की सहायक नदी है, विकल्प 3 दामोदर कोलकाता नगर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विकल्प 4 है दामोदर कोलकाता नगर के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 दामोदर हुगली की सहायक नदी है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? दामोदर हुगली की सहायक नदी है। देखिए गंगा जो है वो जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है जब गंगा, तो दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक होती है भागीरथी के नाम से और दूसरी है हुगली नदी के नाम से। फिर छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी में जाकर मिलती है या हुगली की प्रमुख सहायक नदी है दामोदर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? विकल्प 1 है सोन, विकल्प 2 रिहंद, विकल्प 3 नर्मदा, विकल्प 4 है बेतवा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 नर्मदा। कर्क रेखा नर्मदा नदी जो है कर्क रेखा को नहीं काटती है, बल्कि जबकि सोन, रिहंद, बेतवा, काली सिंध तथा चंबल की जो और अन्य सहायक नदियां हैं वो कर्क रेखा को काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77।
कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर की जलवायु का प्रकार है। विकल्प 1 CWG, विकल्प 2 है CWA, विकल्प 3 CFC और विकल्प 4 है CSB। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 CWG। कोपेन महोदय का जो CWG उन्होंने जो जलवायु का प्रकार बताया है वो है शुष्क शीत ऋतु। इसकी जो विशेषता है जलवायु की वो है शुष्क शीत ऋतु एवं मानसूनी जलवायु। मानसून जलवायु इसके अंतर्गत कौन कौन से स्थान शामिल किए जाते हैं वो है पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत नहीं है, पूर्वी राजस्थान है और उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग आएगा। उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर भाग या अधिकांश भाग इस जलवायु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। CWG। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। विकल्प 1 झंझावातों से, विकल्प 2 लौटते मानसून से, विकल्प 3 पश्चिमी विक्षोभ से, विकल्प 4 है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में पश्चिम विक्षोभों से वर्षा होती है। ये पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर में, या इन्हें हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है और ये पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के रूप में तथा इसके अतिरिक्त पंजाब, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा के रूप में दिखाई देते हैं, या वर्षा के रूप में, या वर्षा होती है इनसे पश्चिमी विक्षोभों से। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देवदार वृक्ष अधिक उगता है। विकल्प 1 नागालैंड में, विकल्प 2 है पश्चिमी घाट में, विकल्प 3 पूर्वी हिमालय में, विकल्प 4 है पश्चिमी हिमालय में। इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिमी हिमालय में। देवदार वृक्ष की अधिकता होती है पश्चिमी हिमालय में, ना कि पूर्वी हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारत में चांदी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? विकल्प 1 उड़ीसा, विकल्प 2 है कर्नाटक, विकल्प 3 राजस्थान, विकल्प 4 असम। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 राजस्थान। वर्तमान समय में राजस्थान जो है चांदी खनिज की प्राप्ति स्थल का प्रमुख या प्रथम स्थान है, या प्रमुख उत्पादक है राजस्थान राज्य। राजस्थान की जावर की खानें जो हैं, जावर खानें वो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक राज्य है चांदी उत्पादक में। और विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं तो चांदी उत्पादक में प्रथम स्थान पर है मैक्सिको, दूसरे स्थान पर पेरू और तीसरे स्थान पर है चीन। ये विश्व के संदर्भ में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कयाल क्या है? विकल्प 1 दक्कन पठार की रेगन मिट्टी, विकल्प 2 है तराई मैदान, विकल्प 3 है केरल का लैगून, विकल्प 4 है महानदी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 केरल का लैगून। केरल की लैगून जो झीलें हैं उन्हें स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारतवर्ष के
निम्नलिखित प्रदेशों में से प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? विकल्प 1 गंगा का मैदान, विकल्प 2 है दक्कन ट्रैप, विकल्प 3 है दामोदर घाटी और विकल्प 4 है असम घाटी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 दक्कन ट्रैप। भारत का दक्कन ट्रैप जो है वो मुख्य रूप से कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मृदा का या काली मिट्टी का क्षेत्र है। क्रिटेशियस कल्प में यहाँ पर ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के कारण लावा का वृहद उद्गार हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। और जो काली मृदा है वो कपास उत्पादन के लिए होती है प्रमुख। यहाँ पर पूछा है कपास उत्पादन का क्षेत्र, तो दक्कन ट्रैप सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक देश है? विकल्प 1 है कहवा, विकल्प 2 गन्ना, विकल्प 3 अदरक, विकल्प 4 है जल विद्युत। इस प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर कोई भी नहीं है। उस समय जो क्वेश्चन था 2004 में पूछा गया है, आंसर 3 माना गया है अदरक को। यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्तमान आंकड़ों को। कहवा जो है, कहवा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है ब्राज़ील। गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान है ब्राज़ील का विश्व में। और जल विद्युत उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, और अदरक के उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पर है। चीन के बाद अमेरिका का स्थान आता है अदरक उत्पादन में। यहाँ पर पूछ रहा है भारत का विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? विकल्प 1 है एल्यूमिनियम उद्योग की स्थिति सस्ती विद्युत उपलब्धता से प्रभावित होती है। विकल्प 2 है भारत में एल्यूमिनियम विनिर्माण बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होता है। विकल्प 3 है भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के योगदान से होता है। विकल्प 4 है एल्यूमिनियम उत्पादन का 1/3 भाग परिवहन में प्रयुक्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2, भारत में एल्यूमिनियम विनिर्माण बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग जो है जिसका प्रमुख कच्चा माल है वो बॉक्साइट ही है, बॉक्साइट और जल विद्युत। जल विद्युत या फिर ताप विद्युत। ताप विद्युत यह प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योग के प्रमुख कच्चा माल कह सकते हैं या प्रमुख कारक हैं। 2 प्रमुख, जल विद्युत, ताप विद्युत या फिर बॉक्साइट, ये तीनों। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर सही नहीं है। तो भारत में एल्यूमिनियम विनिर्माण जो बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होते हैं, ये गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश के कवाल नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? विकल्प 1 आगरा, विकल्प 2 है इलाहाबाद, विकल्प 3 लखनऊ, विकल्प 4 वाराणसी। यहाँ पर आप 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे प्रथम स्थान पर है इलाहाबाद, जहाँ की जनसंख्या 59,54,000 है। वहीं पर दूसरे स्थान पर है लखनऊ, जिसकी जनसंख्या है 45,89,000, और तीसरे स्थान पर है आगरा, जिसकी जनसंख्या है 44 लाख, ये लाख में है 44 लाख, इलाहाबाद की 59 लाख और लखनऊ की 45 लाख, और जबकि वाराणसी की जो है ये 36 लाख। तो यहाँ पर पूछा है सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सबसे कम जनसंख्या वाराणसी की है, और सबसे ज़्यादा जो है वो इलाहाबाद की जनसंख्या है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प 1 भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। भारत में प्रदेशों में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व 819 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर केरल में है। और विकल्प 3 है भारत का साक्षरता प्रतिशत जो है 65.38 है।
विकल्प 4 है भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर जो है विकल्प, यहाँ पर हम नवीनतम आंकड़ों को देखते हैं 2011 के अनुसार। यहाँ पर हम देख लेते हैं, सारे विकल्प पढ़ लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सही है ये वर्तमान समय के अनुसार भी। विकल्प 2 है इसमें भारत के प्रदेशों में जनसंख्या का सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो केरल में नहीं है, बिहार में है, बिहार राज्य में है 1106 जनघनत्व। और भारत का साक्षरता प्रतिशत जो है 65.38 नहीं है, जबकि 73.0%। और भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर नहीं है, बल्कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये सब आप नए आंकड़ों के अनुसार पाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, साक्षरता 73.0% है, और जनघनत्व जो है भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 324 नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। विकल्प 1 है अरुणाचल प्रदेश में, विकल्प 2 मिजोरम में, विकल्प 3 नागालैंड में, विकल्प 4 मेघालय में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार यदि द्वीप में पूछता है तो लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है, वहाँ पर 94.8% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति। और राज्य में देखते हैं हम तो मिजोरम प्रथम स्थान पर है, जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है 94.4%। और दूसरे स्थान पर है नागालैंड, जहाँ पर 86.5% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार था। विकल्प 1 20%, विकल्प 2 है 24%, विकल्प 3 है 28%, विकल्प 4 है 32%। यहाँ पर हम देख लेते हैं 2011 के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या है उनका प्रतिशत है 31.1%। नगरीय जनसंख्या भारत में 31.1% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की दृष्टि से 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो हम 2011 के अनुसार देखेंगे। 2011 के अनुसार जो है हरियाणा राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात देखा गया, जहाँ पर 879 था प्रति 1000 पुरुषों पर, 879। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो यहाँ पर भी हम नए आंकड़ों को देखेंगे तो वर्तमान समय में 53 10 लाखी शहर भारत में हैं, 53 10 लाखी शहर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक अंकित की गई है? विकल्प 1 मिजोरम, विकल्प 2 सिक्किम, विकल्प 3 है नागालैंड और विकल्प 4 है बिहार। इस प्रश्न का भी हम नए आंकड़ों को देखेंगे। इसमें भी 2011 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि जो थी वो अंकित की थी। पहले भारत की संदर्भ में देख लेते हैं कि भारत की 10 की वृद्धि क्या थी, 17.7% थी भारत की 10 की वृद्धि। और मेघालय राज्य की सर्वाधिक रही है 10 की वृद्धि, मेघालय, जहाँ पर 27.9% जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। और दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 26% की
वृद्धि देखी गई है, 10 की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है? विकल्प 1 है बगलिहार, विकल्प 2 है सलाल, विकल्प 3 है दुलहस्ती, विकल्प 4 है चमेरा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 चमेरा। बगलिहार चिनाव नदी पर है, सलाल भी चिनाव नदी पर और दुलहस्ती भी चिनाव नदी पर और जम्मू कश्मीर में स्थित ये परियोजनाएं हैं, जबकि चमेरा जो है ये रावी नदी पर है, रावी नदी पर स्थित परियोजना है और यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। अन्य जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। परियोजनाओं एवं उनसे संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं को निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ए नदी घाटी परियोजना, जलाशय जनित भूकंपनीयता, बी है तापी शक्ति परियोजना, स्थलीय अवकर्षण, और सी है खनन परियोजना, धरातलीय एवं भूपृष्ठीय जल प्रदूषण। यहाँ पर युग्म कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? विकल्प 1 है ए, बी और सी, विकल्प 2 है ए और बी, विकल्प 3 है बी और सी, विकल्प 4 है केवल ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 1 है ए, बी और सी तीनों ही जो है ये सही युग्म है। नदी घाटी परियोजना के द्वारा जलाशय जनित भूकंपनीयता जैसी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। तापीय शक्ति परियोजना से स्थलीय अवकर्षण या इसे हम कह सकते हैं कि भूमि क्षरण, लैंड डिग्रेडेशन जिसे कहा जाता है, और खनन परियोजना से धरातली एवं भूपृष्ठ जल प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ए, बी तथा सी तीनों ही सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? विकल्प 1 अलकनंदा, विकल्प अलकनंदा और भागीरथी के, विकल्प 2 है भागीरथी और भीलांगना के, विकल्प 3 है अलकनंदा और मंदाकिनी के, और विकल्प 4 है भागीरथी और मंदाकिनी के। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 भागीरथी और भीलांगना के। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर स्थित है और यह 261 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो ऊंचाई है वो 261 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारत के संपूर्ण रेलवे जोन में रेल मंडल है कितने, मतलब रेलवे जाल में कितने जोन है पूछ रहा है यहाँ पर, कितने रेल मंडल हैं? विकल्प 1 है 10, विकल्प 2 है 12, विकल्प 3 है 14, विकल्प 4 है 16। तो यहाँ पर हम वर्तमान समय का देखते हैं। वर्तमान समय में 18 रेलवे जोन है भारत में, 18 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। परियोजना, एक तरफ आपकी परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ अवस्थित एवं क्षेत्र दिए उनके। ए है माही पश्चिम बंगाल, बी फरक्का बैराज बन कबोरी, और सी है नर्मदा मैथान, विकल्प डी है दामोदर घाटी सरदार सरोवर। तो इनको सही सुमेलित करना है। माही जो है वो बन कबोरी, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल, नर्मदा सरदार सरोवर और दामोदर घाटी मैथान। ये इसको सुमेलित कर लीजिए। माही बन कबोरी, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल, नर्मदा सरदार सरोवर और दामोदर घाटी जो है मैथान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पश्चिमी बिहार दिया हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ उनका प्रदेश दिया हुआ है।
ए में है केवलादेव घाना पक्षी विहार हरियाणा, बी सुल्तानपुर पक्षी विहार कर्नाटक, सी है नंदा देवी अभ्यारण्य राजस्थान और डी है बांदीपुर अभ्यारण्य उत्तराखंड या उत्तरांचल। यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है, नंदा देवी अभ्यारण्य जो है वो उत्तरांचल में और बांदीपुर अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट से प्राप्त होता है? विकल्प 1 सेलखरी, विकल्प 2 है तांबा, विकल्प 3 है एल्यूमिनियम और विकल्प 4 है जस्ता। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये धातु का अयस्क है। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की मात्रा 55 से 65% तक होती है। इसका सही आंसर विकल्प 3 एल्यूमिनियम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व में बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक है? विकल्प 1 चीन, विकल्प 2 ऑस्ट्रेलिया, विकल्प 3 भारत और विकल्प 4 है रूस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस समय वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक जो है वो है ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है गिनी और तीसरे स्थान पर है चीन। ऑस्ट्रेलिया सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, फल्ला कृषक होता है? विकल्प 1 मिस्र का, विकल्प 2 है बर्मा का, विकल्प 3 है जर्मनी का और विकल्प 4 है ब्राज़ील का। प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 मिस्र का। फल्ला कृषक जो होते हैं वो मिस्र के निवासी हैं, स्थानीय निवासी है, निवासी कहेंगे इनको। फल्ला कृषक जो है मूल निवासी, मिस्र के मूल निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ महत्वपूर्ण खाने दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित खनिज दिया हुआ है। ए है बैलाडीला, बी जादूगोड़ा, सी है खेतड़ी और डी है कोलार। यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो ए है बैलाडीला वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए, लोहे खनिज प्राप्ति के लिए है। जादूगोड़ा की खाने जो हैं वो यूरेनियम, खेतड़ी की तांबे के लिए और कोलार की कर्नाटक में सोने के लिए विश्व प्रसिद्ध खाने हैं ये। बैलाडीला फिर से एक बार देख लेते हैं। बैलाडीला लोहे के लिए, जादूगोड़ा खाने जो है यूरेनियम के लिए झारखंड में है, खेतड़ी की राजस्थान में, तांबा के लिए प्रसिद्ध है और कोलार कर्नाटक में सोने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, J.I. क्लार्क महोदय के अनुसार ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में जहां वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो? इस प्रश्न का यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं पहले। विकल्प 1 है सकल जनाधिक्य, विकल्प 2 है सापेक्षिक जनाधिक्य, विकल्प 3 है सकल अल्प जनसंख्या और विकल्प 4 है सापेक्षिक अल्प जनसंख्या। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 सापेक्षिक अल्प जनसंख्या, रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन। देखिए एक होती है ऑब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन या फिर ओवर पॉपुलेशन, एक होती है रिलेटिव सापेक्षिक ओवर पॉपुलेशन। सापेक्षिक अल्प पॉपुलेशन क्या होता है? J.I. क्लार्क महोदय ने ये व्यक्त किया है अपने अनुसार कि ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त विकास ना हो पाया हो। देखिए होता क्या है, सापेक्ष जनाभाव क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सापेक्ष जनाभाव या सापेक्षिक अल्प जनसंख्या विश्व के विकसित तथा विकासशील सभी संसाधनों के विकास का विकसित सभी प्रकार के भूभागों में ये जनसंख्या सापेक्षिक अल्प जनसंख्या पाई जाती है। सापेक्ष जनाभाव के लिए सामान्यतः जनसंख्या का अल्प होना अथवा संसाधनों के विकास का अभाव उत्तरदायी होता है। जैसे किसी देश में क्या हुआ कि किसी देश में युद्ध, महामारी
या फिर अन्य कोई ऐसा प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोप है, जिसके कारण क्या होता है, मृत्यु दर अधिक हो गई। मृत्यु दर अधिक हो जाने से जनसंख्या का ह्रास होगा। जनसंख्या का ह्रास होगा, तो वहाँ जनसंख्या और संसाधन का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। जनसंख्या और संसाधन का संतुलन बिगड़ जाता है। जब संतुलन बिगड़ जाता है तो जनाभाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन क्षेत्रों में जनाभाव की, ये जो अल्प जनसंख्या है वहाँ पर अंडर पॉपुलेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन संसाधन तो उतने ही रहेंगे, संसाधन उसी प्रकार रहेंगे, बल्कि वहाँ पर जनसंख्या तो कम हो गई लेकिन संसाधन उसी प्रकार रहेंगे। तो क्या होता है कि ऐसी, लेकिन जो स्थिति होती है मुख्य रूप से पिछड़े देशों में पाई जाती है, पिछड़े समाजों में देखने को मिलती है, जहाँ पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा का जो प्रचार होता है वो बहुत कम होता है, तो ये देखने को मिलता है। तो ये जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, ऐसी जनसंख्या प्राय किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में। अभाव कब हो जाता है, जब ऐसी कोई समस्या होती है, युद्ध है, महामारी है, या कोई प्राकृतिक प्रकोप के कारण जब वहाँ पर मृत्यु दर अधिक होने लगती है या अधिक हो जाती है, जिससे जनसंख्या का ह्रास होता है, और फिर वहाँ पर पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं और जनसंख्या के बीच उनका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण संसाधन तो उसी प्रकार पाए जाएंगे और उनके संसाधन के अनुसार वहाँ पर व्यक्तियों का अभाव पाया जाता है और संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं सापेक्षिक अल्प जनसंख्या के क्षेत्र। और सकल अल्प जनसंख्या के क्षेत्र ये नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जो एकदम अल्प जनसंख्या हो। ऐसा क्षेत्र वही होगा जिसका कोई राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संबंध किसी से नहीं होगा, किसी देश से नहीं होगा। वही देश जो होंगे वो सकल अल्प जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी देश नहीं है। तो इसका आंसर जो है सापेक्षिक अल्प जनसंख्या होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकल्प 1 है संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। विकल्प 2 है संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है। विकल्प 3 है मिट्टी व जल दीर्घकालिक या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। और विकल्प 4 है संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प 3 जो है ये सत्य नहीं है, और आप ध्यान से देखेंगे तो विकल्प 1 जो है ये भी सत्य नहीं है। संसाधन का अर्थ ये नहीं होता है कि वर्तमान पीढ़ी जो है वो भावी पीढ़ी के लिए त्याग कर रही है। त्याग करना उसको नहीं कहेंगे, ये जो वर्ड है ये गलत है। यहाँ पर ये सही है कि संरक्षण का अर्थ जो होता है पृथ्वी और उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया जाए, उसका इस प्रकार से दोहन किया जाए, इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि वो भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, उन्हें भी मिल सके, उनके लिए बचा रहे, सुरक्षित रहे। और तीसरा क्या है, ये मिट्टी व जल दीर्घकालिक व परिवर्तनीय संसाधन है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनके संरक्षण ना किया जाए। और चौथा है संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, ये सही है, ये सही है, ये इसकी वर्डिंग सही है। ये त्याग ये गलत है। तो यहाँ पर मेरे अनुसार जो है ये पहला और तीसरा दोनों ही गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने नील नदी को वरदान कहा। जिसने नील नदी को, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पर सेंटेंस गलत है। जिसने मिस्र को होगा, जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। विकल्प 1 है वॉरेनियस, विकल्प 2 है कोलंबस, विकल्प 3 है हेरोडोटस और विकल्प 4 है होमर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम, उनका ही कथन है, उन्होंने कहा था, उन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान माना था या कहा था, हेरोडोटस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कृषि प्रादेशिकरण दिया, दूसरी तरफ भूगोलवेत्ता दिया हुआ है। पहला है भौतिक दशाएं, ओ ई बेकर, दूसरा है आर्थिक कारक, डी विटलेसी, और तीसरा है
भूमि उपयोग क्षमता एवं प्रावधिकीय स्तर जे कोस्टोविकी नहीं। और चौथा है जलवायविक कारक ई हंटिंगटन। कृषि प्रादेशिकरण के लिए यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं, कृषि प्रादेशिकरण के लिए कुछ उपागम थे, जैसे भौतिक उपागम, आर्थिक उपागम। इन उपागमों के अनुसार ही कृषि का प्रादेशिकरण किया गया था, इन भूगोलवेत्ताओं ने किया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मिलान करना है, कौन किसे सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर ओ.ई. बेकर जो है ये सही है, इन्होंने भौतिक दशाओं के आधार पर ही कृषि का प्रादेशिकरण किया था। भौतिक दशाएं में क्या आता है, जलवायु, मृदा, ये सब भौतिक कारक है, भौतिक दशाएं हैं। फिर दूसरा है डी विटलसी, इन्होंने भी ये भी कारक आर्थिक कारक के अनुसार ही कृषि प्रादेशिकरण किए थे। इन्होंने कृषि का प्रादेशिकरण किया था, आर्थिक कारक को आधार माना था इन्होंने। आर्थिक कारक के क्या अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे फार्म है, कृषि फार्म है, मशीनीकरण है, बाजार, श्रम, ये सब क्या दिखा रहा है, ये आर्थिक कारक को प्रदर्शित कर रहा है। और तीसरा क्या है, भूमि उपयोग क्षमता एवं प्रावधिकीय स्तर जे कोस्टोविस्की, ये गलत है, यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, जे कोस्टोवस्की जो थे इन्होंने भी क्या किया था, आर्थिक उपागम के आधार पर ही, इन्होंने भी आर्थिक उपागम, इकोनॉमिक ही है, इकोनॉमिक अप्रोच के आधार पर ही इन्होंने भी कृषि प्रादेशिकरण किया था, कृषि का प्रादेशिकरण किया था। और ई हंटिंगटन जो है ये भी सही है, जलवायविक कारक। ई हंटिंगटन जो है ये भौतिक दशाओं के आधार पर ही इन्होंने भी कृषि प्रादेशिकरण प्रस्तुत किया था। तो जलवायु कारक जो है कृषि दशा के अंतर्गत, भौतिक दशा के अंतर्गत ही आता है। इस प्रश्न का सही आंसर है भूमि उपयोग क्षमता प्रावधिक स्तर जे कोस्टोविस्की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। R.F. दासमैन के अनुसार आपूर्ति के आधार पर किए गए संसाधन वर्गीकरण में वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। विकल्प 1 अच्छे संसाधन, विकल्प 2 है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, विकल्प 3 है नवीकरणीय योग्य संसाधन और विकल्प 4 है पुनर्चक्रीय संसाधन। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प 3 नवीकरणीय योग्य संसाधन। वनस्पति जो है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आता है। और जैसे अच्छा संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा, अच्छा संसाधन के अंतर्गत जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइड एनर्जी है, ये सब अच्छे संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जबकि वनस्पति जो है ये नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रों का उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यह क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विश्लेषण करता है, जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किसने व्याख्यायित की है। विकल्प 1 J.H. पैटरसन, विकल्प 2 है कार्ल रिटर, विकल्प 3 है एल बुल्के, विकल्प 4 है W.R. मीड। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 कार्ल रिटर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। कार्ल रिटर महोदय ने उनकी ये परिभाषा है, प्रमुख परिभाषा है, प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रों का उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यह क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विश्लेषण करता है, जिसमें किसी विशेष स्थान का विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। कार्ल रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है, प्रादेशिक भूगोल का जनक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विकल्प 1 है शिकागो मिशिगन झील, विकल्प 2 डुलुथ सुपीरियर झील, विकल्प 3 टोरंटो ह्यूरॉन झील और विकल्प 4 है बुफेलो इरी झील। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 टोरंटो ह्यूरॉन झील। टोरंटो शहर जो है टोरंटो कनाडा में स्थित है और ये ह्यूरॉन झील नहीं बल्कि ओंटारियो झील, ओंटारियो झील के किनारे स्थित एक प्रमुख शहर है टोरंटो। जबकि शिकागो मिशिगन झील सही है, डुलुथ सुपीरियर झील और बुफेलो इरी झील, ये तीनों सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 109, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा पर कौन नदी बहती है? विकल्प 1 ओरिनिको, विकल्प 2 टेनेसी, विकल्प 3 रायो ग्रांडे, विकल्प 4 है कोलोराडो। इस प्रश्न का सही आंसर है रायो ग्रांडे, विकल्प 3 रायो ग्रांडे। रायो ग्रांडे नदी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा पर प्रवाहित होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110, कोलोराडो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है? विकल्प 1 यूरोप, विकल्प 2 दक्षिण अमेरिका, विकल्प 3 एशिया, विकल्प 4 आंग्ल अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 आंग्ल अमेरिका। कोलोराडो ग्रैंड कैनियन जो है ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और आंग्ल अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए प्लस कनाडा। यूएसए और कनाडा को संयुक्त रूप से आंग्ल अमेरिका कहा जाता है। कोलोराडो नदी जो है वो जिस पर कोलोराडो विश्व प्रसिद्ध कोलोराडो ग्रैंड कैनियन बनाया गया है, निर्माण करती है, और यह यूएसए की प्रमुख नदी है। कोलोराडो नदी यूएसए की प्रमुख नदी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कृषि प्रदेश और विस्तार दिया उनका। विकल्प 1 है चारा एवं दुग्ध पशुपालन क्षेत्र, फिर उत्तर पूर्वी राज्य एवं झील। विकल्प 2 है मक्का एवं शीतकालीन गेहूं क्षेत्र, कपास पेटी से दक्षिण पूर्व। विकल्प 3 है शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र, तीसरा है कंसास एवं नेब्रास्का प्रांत, और विकल्प 4 है उपोष्ण फसल का क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी भाग। उनका विस्तार दिया हुआ है, एक तरफ कृषि प्रदेश दिया हुआ है यूएसए के और दूसरी तरफ उनका विस्तार दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2। ये जो सुमेलित नहीं है, मक्का एवं शीतकालीन गेहूं क्षेत्र जो है ये कपास पेटी से दक्षिण पूर्व में स्थित नहीं है, बल्कि ये उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में स्थित है। कपास पेटी के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में स्थित है मक्का एवं शीतकालीन गेहूं क्षेत्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112, भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास के संदर्भ में महिलाओं की प्रधानता होती है। विकल्प 1 ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में, विकल्प 2 है ग्रामीण से नगरीय प्रवास में, विकल्प 3 है नगरीय से ग्रामीण प्रवास में, और विकल्प 4 है नगरीय से नगरीय प्रवास में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1, महिलाओं की जो प्रधानता है प्रवास की वो है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की ओर। विकल्प 1 इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? विकल्प 1 माल्थस, विकल्प 2 है सिज्विक, विकल्प 3 एडवर्ड पीट, और विकल्प 4 है डाल्टन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 डाल्टन। डाल्टन में है कि यह परिभाषा है अनुकूलतम जनसंख्या की, उनकी ये प्रमुख परिभाषा है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। अनुकूलतम जनसंख्या होती क्या है? जहाँ पर जिन क्षेत्रों में संसाधन और जनसंख्या के मध्य पूर्ण संतुलन स्थापित हो। जैसे किसी प्रदेश की वह जनसंख्या होती है, अनुकूलतम जनसंख्या किसी प्रदेश की वह जनसंख्या है जिसे वहाँ उपलब्ध संसाधन के आधार पर, उस क्षेत्र में उपलब्ध जो संसाधन है, उपलब्ध संसाधन के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो सके। वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या को उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो, उसे हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। और ये जो परिभाषा दी हुई है ये डाल्टन महोदय की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनसमूह दिया हुआ है, सूची 2 में अर्थव्यवस्था दी हुई है। ए एशियाई अल्प विकसित, बी यूरोपियन उद्योग तकनीकी एवं वाणिज्यिक कृषि प्रधान, सी है अमेरिकन निर्माण उद्योग प्रधान, और डी है अफ्रीकी कृषि प्रधान।
यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। एशियाई जो है ये इनकी प्रमुख जो अर्थव्यवस्था है वो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यूरोपियंस जो है इनकी निर्माण उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है। अमेरिकन जो है इनकी उद्योग, तकनीकी और वाणिज्यिक कृषि प्रधान। और अफ्रीकी जो है ये अल्प विकसित के अंतर्गत यहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। फिर से देख लेते हैं, एशियाई कृषि प्रधान, यूरोपियन जो है निर्माण उद्योग प्रधान, अमेरिकन जो है उद्योग, तकनीकी एवं वाणिज्यिक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, और अफ्रीकी जो है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। सूची 1 की सूची 2 से सूची 2 से सुमेलित कर प्रदत्त कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में इधर दिया हुआ है अच्छा स्थान और इधर दर्रे दिए हुए हैं। पहला है उत्तरांचल से चीन जो जिला, दूसरा है कश्मीर से लद्दाख, श्रीनगर, नाथुला, और तीसरा है सिक्किम से चीन, सिपकिला, और चौथा है हिमाचल प्रदेश से चीन, लिपुलेख। यहाँ पर इनका मिलान करना है। तो उत्तरांचल से चीन जो है वो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड को चीन या सीमा से मिलाता है, तिब्बत से। कश्मीर से लद्दाख ये है आपका जोजिला दर्रा, और सिक्किम से चीन ये है नाथुला दर्रा, और हिमाचल प्रदेश से चीन ये है सिपकिला दर्रा। उत्तरांचल से चीन को जोड़ना है लिपुलेख दर्रा, कश्मीर से लद्दाख जोजिला दर्रा, सिक्किम से चीन नाथुला दर्रा, और हिमाचल प्रदेश से चीन ये सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देश नहीं है? विकल्प 1 भूटान, विकल्प 2 चीन, विकल्प 3 मालदीव, विकल्प 4 नेपाल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 चीन। सार्क में 8 देश हैं शामिल हैं, 8 देश शामिल हैं, जिसमें भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, और इनके अलावा पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान तो यहाँ पे दिया है, भारत हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 देश जो हैं ये सार्क के देश हैं, ये सार्क में शामिल है ये 8 देश, जबकि चीन जो है ये सार्क में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। वह स्थान जहाँ के आदमी नगर में काम करने आते हैं कहलाता है? विकल्प 1 है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विकल्प 2 है कम्यूटर जोन, विकल्प 3 है माइग्रेशन जोन, और विकल्प 4 है जोन ऑफ कंफर्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 कम्यूटर जोन कहा जाता है वह स्थान जहाँ से आदमी नगर में काम करने आता है। जैसे कोई नगर है प्रमुख, ये नगर है, और या सीबीडी क्षेत्र है, उसके चारों ओर जो अनुषंगी नगर कहलाते हैं या उपनगर, अनुषंगी नगर या उपनगर जो होते हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं यहाँ पर नगर में काम के लिए, तो उस स्थान को ही हम कम्यूटर जोन के नाम से जानते हैं, कम्यूटर जोन कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत का रूर कहा जाता है? विकल्प 1 है छोटा नागपुर, विकल्प 2 कानपुर, विकल्प 3 अहमदाबाद, विकल्प 4 मुंबई। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1। विकल्प 1 को छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर दिया है, दूसरी तरफ उद्योग दिए हुए हैं। पहला है मैग्नीटोगस्क मोटर का, दूसरा है हैम्बर्ग जलयान निर्माण, तीसरा है
रासत नूरा तेल शोधनशाला और चौथा है सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है तो इसका सही आंसर है पहला मैग्निटोगस, जो रूस का है एक नगर है, प्रमुख नगर, वो मोटर कार के लिए या मोटर गाड़ी के लिए नहीं प्रसिद्ध है, जबकि लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मैग्निटोगस। हैम्बर्ग जो है ये जर्मनी का है, जर्मनी में स्थित है। हैम्बर्ग जलयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रासत नूरा जो है ये सऊदी अरब में स्थित है, सऊदी अरब में, और ये तेल शोधनशाला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर तेल शोधन केंद्र स्थित है। और सोलापुर महाराष्ट्र, यह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रमुख उद्योग है वहाँ का। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प एक मैग्निटोगस्क। ये मैग्निटोगस्क लिखा हुआ है, मैग्निटोगस्क रूस का प्रमुख नगर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उद्योग अवस्थिति का सिद्धांत दिया है और सूची 2 में प्रतिपादक दिए हुए हैं। ए न्यूनतम लागत सिद्धांत स्मिथ, बी है संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत फेटर, और सी है बाजार प्रतिस्पर्धा वेबर, और डी है संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत। यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं। न्यूनतम लागत सिद्धांत जो है वो वेबर महोदय का है, वेबर महोदय ने न्यूनतम लागत सिद्धांत दिया था। संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत था हुबर महोदय का, हुबर, टूबर नहीं है ये, हुबर है। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेटर एंड होटलिंग का है, फेटर और होटलिंग महोदय ने दिया था, और जबकि संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत ये स्मिथ का है। एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यूनतम लागत सिद्धांत वेबर महोदय का है, संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत हुबर का है, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेटर का है, और संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत स्मिथ का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। विश्व में कहवा के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। विकल्प 1 है ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट, इथोपिया तथा कोलंबिया। विकल्प 2 है ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट तथा इथोपिया। विकल्प 3 है कोलंबिया, ब्राज़ील, इथोपिया तथा आइवरी कोस्ट, और विकल्प 4 है ब्राज़ील, कोलंबिया, इथोपिया तथा आइवरी कोस्ट। यहाँ पर हम देख लेते हैं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में कहवा के 3 प्रमुख उत्पादक जो है इनका क्रम जो है वो ब्राज़ील और अवरोही क्रम में ब्राज़ील, उसके बाद है वियतनाम दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है कोलंबिया। तीसरे स्थान पर कोलंबिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? विकल्प 1 भारतवर्ष, विकल्प 2 क्यूबा, विकल्प 4 है जावा, और विकल्प 3 है जावा, विकल्प 4 पेरू। इस प्रश्न का सही आंसर है, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो है इस समय ब्राज़ील है, ब्राज़ील। दूसरे स्थान पर है भारत। गन्ना उत्पादन में यदि भारत का पूछता है तो विश्व में दूसरा स्थान है, और तीसरे स्थान पर है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। वॉन थ्योनन के भूमि उपयोग मॉडल के संकेंद्रीय वृत्तखंडों का सही क्रम है। विकल्प 1 है अन्न उत्पादन, जंगल, फल सब्जी, दुग्ध उत्पादन। दूसरा है फल सब्जी, दुग्ध उत्पादन, अन्न उत्पादन, फिर जंगल। तीसरा है फल सब्जी, दुग्ध उत्पादन, जंगल, अन्न उत्पादन, और चौथा है जंगल, फूल, सब्जी, दुग्ध उत्पादन, अन्न उत्पादन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 फल सब्जी, दुग्ध उत्पादन, जंगल, अन्न उत्पादन। यहाँ पर समझ लेते हैं हम, इस विकल्प में ये गलत लग रहा है, जंगल बीच में। देख लेते हैं हम, इन्होंने भूमि अपने वॉन थ्योनन ने भूमि उपयोग मॉडल में 6 पेटियों को बताया था। 6 पेटियों में विभक्त किया था। जो पहला था वो पहली जो पेटी थी वो अन्न उत्पादन, फल सब्जी दुग्ध उत्पादन की थी।
पहली पेटी। दूसरी पेटी जो थी वो ईंधन जलाऊ लकड़ी की थी। दूसरी पेटी में उन्होंने ईंधन और जलाऊ लकड़ी। फिर तीसरी पेटी में उन्होंने गहन कृषि को रखा है, गहन कृषि को रखा है। और चौथी पेटी में उन्होंने फसल, चारा और पड़ती भूमि को रखा है। फसलें भी हैं, चारा और पड़ती भूमि को। फिर पांचवी पेटी में उन्होंने 3 खेत प्रणाली बताया है, 3 खेत प्रणाली। और छठी पेटी में उन्होंने पशुचारण रखा है, पशुचारण। ये हैं उनकी 6 पेटियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 और आज के वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है। हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता है। विकल्प 1 है 68 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, विकल्प 2 है 102 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, विकल्प 3 है 140 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर और विकल्प 4 है 15 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर हम ये नहीं देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम कि गन्ने की उत्पादकता में वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर कौन है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी ब्राज़ील जो है वो प्रथम स्थान पर है। और जबकि जो उत्पादकता है गन्ना उत्पादकता की दृष्टि से यूएसए प्रथम स्थान पर है, यूएसए प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है यूएसए और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है विश्व में ब्राज़ील। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।